वेलकम टू वेल लवर्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज की इस वीडियो में हम आईयूबी यानी कि इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर के एक और क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द ऑब्लिगेशंस ऑफ द टेनेंट इन द लाइट ऑफ पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप ये पास पेपर्स जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है इसका पास पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, ऑब्वियसली हर जगह से मिलते नहीं हैं, तो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ढूंढ के अपनी वेबसाइट पे डालें। ये मेरी वेबसाइट है, इसका लिंक वीडियो के साथ ही नीचे मिल जाएगा, यानी कि वीडियो के नीचे कुछ लिंक्स लगाए हुए हैं, उसी के अंदर ही मैंने ये लिंक भी डाला हुआ है। ठीक है, तो इधर क्या करना है आपको कि यहाँ पे मैंने नोट्स की ऑफ़र भी रखी हुई, कि कोई ख़रीदना चाहता है नोट्स तो वो भी ख़रीद सकता है। उसके साथ साथ जो पेपर्स हैं वो फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके डिवाइस में जो भी आपके पास है उसमें ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप फेसबुक यूज़र हैं या इंस्टाग्राम यूज़र है या फिर व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो ये तीनों सोशल लिंक्स आपको मैं दिखा रही हूँ। ये मेरे सोशल अकाउंट्स हैं, इधर से भी आप मेरे नोट्स खरीद सकते हैं। ठीक है, अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो मैंने 2022 का क्वेश्चन नंबर 8 है, आईयूबी का जो पेपर है उसके अंदर वो आपसे पूछ रहे हैं कि टेनेंट की ऑब्लिगेशंस बताएं। ऑब्लिगेशंस होती है ड्यूटीज़, यानी कि टेनेंट कौन होता है? किराएदार। जिस इंसान को आप घर रेंट पे देते हो उसको किराएदार कहते हैं, टेनेंट कहते हैं इंग्लिश में। तो उनकी आपने ड्यूटीज़ बतानी है कि टेनेंट के ज़िम्मे क्या ड्यूटीज़ लगती हैं, और इनकी ड्यूटी की तफसीलात और डिटेल्स आपको इसी एक्ट पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 में मिलेगा। आपने स्टार्टिंग करते वक्त क्या करना है, आंसर में हेडिंग देनी है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, या आप ये हेडिंग दोगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन राइट्स एंड ड्यूटीज़ के ऊपर आता है, ऑब्लिगेशंस पे नहीं आता। लेकिन अभी वाला क्वेश्चन ऑब्लिगेशंस पे है, तो अब ये हेडिंग देने की बजाय हेडिंग दोगे ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। ठीक हो गया। वैसे पूछा सिर्फ उन्होंने टेनेंट का है, लैंडलॉर्ड का उन्होंने नहीं पूछा। लैंडलॉर्ड होता है घर का मालिक, टेनेंट होता है किराएदार। उन्होंने पूछा सिर्फ टेनेंट का है। लेकिन जब आप लैंडलॉर्ड के राइट्स एंड ड्यूटीज़ भी लिखोगे तो एग्जामिनर पे आपका एक बड़ा ही खूबसूरत इंप्रेशन जाएगा कि आपसे जो उन्होंने सवाल पूछा है आपने उसका एक्स्ट्रा भी उनको बता दी। यानी कि उन्होंने सिर्फ आपसे टेनेंट का पूछा है, लेकिन आपने टेनेंट के साथ साथ लैंडलॉर्ड की भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ बता दी है। उससे पॉजिटिव इंप्रेशन ये जाता है कि आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों को एक्सप्लेन करा है। ठीक है, हेडिंग आप वही दोगे जो पेपर में दी गई है, यानी कि क्वेश्चन में अगर ऑब्लिगेशंस का कहा गया तो आप ऑब्लिगेशंस की हेडिंग दोगे। अगर ऑब्लिगेशंस की जगह उन्होंने राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट पूछ दी तो आपने उसी की हेडिंग दे दी है। ठीक है, इंट्रोडक्शन से फिर आपने स्टार्टिंग लेनी है। आपने लिखना है व्हेन समवन रेंट्स अ हाउस, शॉप और ऑफिस, बोथ द ओनर एंड द पर्सन रेंटिंग इट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पे मैंने बताया कि जब आप कोई घर रेंट पे लेते हो या कोई दुकान रेंट पे लेते हो या कोई ऑफिस रेंट पे लेते हो, तो जो उस घर, ऑफिस या शॉप का ओनर है जिसको हम लैंडलॉर्ड कहते हैं, या जो इंसान घर को या दुकान को या ऑफिस को रेंट पे लेने आएगा, इन दोनों लोगों के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगती हैं। ठीक है, दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर कॉल्ड ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का दूसरा नाम है ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन, एंड दे गो अलॉन्ग विद राइट्स विच आर थिंग्स दे आर अलाउड टू डू। और इन्हीं ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ इन लोगों के पास कुछ राइट्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, फॉलोइंग दीज रूल्स हेल्प। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ के इंट्रोडक्शन में भी दे देने हैं, वैसे आगे भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ आएंगी, बट थोड़ी सी यहाँ पे भी बतानी है कि कीप द प्रॉपर्टी सेफ एंड लिवेबल। प्रॉपर्टी को सेफ रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? घर के मालिक की होती है। जाहिर बात है जो घर का मालिक है उसको अपना घर या ऑफिस या दुकान ऐसी नहीं बनानी चाहिए जो किराएदार के सर पे टूट के गिर जाए। तो घर ऐसा होना चाहिए जो लिवेबल हो, यानी कि जिसके अंदर आम इंसान रह सके, घर के अंदर पानी का कोई मसला ना हो, कोई ख़राबी ना हो। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? मालिक की। प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि किराएदार और लैंडलॉर्ड के बीच अंडरस्टैंडिंग सही हो, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो। यानी कि क्लियरली जब भी आप किसी बंदे को रेंट पे दो तो दोनों तरफ से क्लियरली बात हो कि घर में कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉपर्ली एक दूसरे को बताई जाए। ठीक है, तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा मेक रेंटिंग फेयर एंड लीगल, और जो मालिक है उसको चाहिए कि रेंट वो फेयर लगाए, इंसाफ के साथ लगाए। ऐसा ना हो कि रेंट जो है मालिक जो है रेंट इतना ज़्यादा लगा रहा है कि किराएदार अफोर्ड ही ना कर पाए, और उस इलाके में इतना ज़्यादा रेंट होता ही नहीं और खाम खा मालिक ज़रूरत से ज़्यादा रेंट लगा रहा है, तो ये फिर गलत होता है। ठीक है, तो रेंट उतना ही लगाना चाहिए जो मुनासिब हो। ठीक है,
द पंजाब रेंटल प्रीमिसेस एक्ट एक्सप्लेन्स दिस राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्लियरली। और यही जो मैंने आपके सामने 2-3 राइट्स पढ़े हैं, इसी तरह की तफसीलात और राइट्स आपको पंजाब रेंटल प्रीमिसेस एक्ट में मिलेंगे। ये सब जब आपने बता दिया, फिर आपने क्या किया, नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट कर दी, हु इज़ अ लैंडलॉर्ड एंड हु इज़ अ टेनेंट। फिर आपने दोनों को, लैंडलॉर्ड को और टेनेंट को एक्सप्लेन करना है। आप हु इज़ अ लैंडलॉर्ड एंड हु इज़ अ टेनेंट की जगह ये हेडिंग भी दे सकते हो, एक्सप्लेनेशन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट या मीनिंग ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। ठीक है, जो दिल करे आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं। फर्स्ट हेडिंग में मैंने लैंडलॉर्ड को रखा है कि लैंडलॉर्ड वो बंदा होता है जो उस प्रॉपर्टी का मालिक होता है, हु ओन्स द प्रॉपर्टी, रेंट्स इट आउट टू समवन एल्स फॉर मनी, और वो अपनी उस प्रॉपर्टी को रेंट पे लगा देता है ताकि उस प्रॉपर्टी से वो पैसा कमा सके। ये होता है लैंडलॉर्ड। टेनेंट कौन होता है? टेनेंट वो पर्सन होता है जो उस प्रॉपर्टी को रेंट पे लेता है या उस घर में आकर रहता है, और जब तक ये रह रहा होगा तो ये पैसे दे रहा होगा मालिक को, यानी कि जब तक किराएदार यानी कि टेनेंट उस घर में रहेगा, जो लैंडलॉर्ड का घर है, तो वो पैसे फिर लैंडलॉर्ड को देता जाएगा टेनेंट। पेज रेंट एंड फॉलोज रूल्स इन द रेंटल एग्रीमेंट। टेनेंट का काम होता है घर का किराया देना, रेंट पे करना, और जो एग्रीमेंट हुआ था टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच, उस एग्रीमेंट को प्रॉपर्ली फॉलो करें। ठीक है, फिर आता है राइट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड। अब सबसे पहले मैंने लैंडलॉर्ड की राइट से शुरुआत करी। हम सबसे पहले इनके राइट्स जानेंगे, फिर इनकी ड्यूटीज़। वैसे ही टेनेंट जो किराएदार है उनका भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लैंडलॉर्ड से स्टार्टिंग लेते हैं। इनका सबसे पहला राइट बनता है रिसीव रेंट ऑन टाइम, कि जो लैंडलॉर्ड है यानी कि घर का जो मालिक है, उनका सबसे पहला राइट बनता है कि वो टाइमली रेंट वसूल करे। ठीक है, ये उनका हक बनता है। ज़ाहिर बात है, इन्हीं के घर में हम जब रहते हैं एज अ किराएदार, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इनके फिर पैसे भी दें इनको। द लैंडलॉर्ड कैन आस्क फॉर रेंट अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लैंडलॉर्ड आपसे रेंट के पैसे मांग सकते हैं एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि एग्रीमेंट इसीलिए तो किराएदार और लैंडलॉर्ड के बीच होता है ताकि घर में रहा जा सके और पैसे मिले उस घर में रहने के। तो यही चीज़ तो एग्रीमेंट में होती है, यही चीज़ एग्रीमेंट में लिखी जाती है कि पैसे दिए जाएंगे। इसीलिए पैसे के बारे में लैंडलॉर्ड पूछ सकता है किराएदार से कि आप कब तक पैसे दोगे, क्योंकि हर महीने बाद पैसे देने होते हैं किराएदार को। एग्जाम्पल पे आप इसमें दे सकते हैं, द रेंट इज़ 10,000 रुपीज़ पर मंथ, द टेनेंट मस्ट पे इन एवरी मंथ। यानी कि एग्रीमेंट में बताया गया कि जो घर है ये 10,000 रुपये इसका किराया है, यानी कि हर महीने 10,000 रुपये इस घर के देने होंगे। किसको? लैंडलॉर्ड को। किसने देने? टेनेंट ने। तो यही चीज़ जो है आपने एग्जाम्पल में भी बता दी। फिर नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है इंस्पेक्ट द प्रॉपर्टी। ये जो नेक्स्ट हेडिंग है ये दूसरा राइट है लैंडलॉर्ड का। द लैंडलॉर्ड कैन चेक द प्रॉपर्टी फॉर डैमेजेस बट मस्ट इन्फॉर्म द टेनेंट बिफोर हैड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लैंडलॉर्ड है, घर का जो मालिक है, वो जब दिल चाहे किराएदार के घर में आके विज़िट कर सकता है, लेकिन जब भी वो घर विज़िट करने आए तो लैंडलॉर्ड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो टेनेंट को इतला करे कि वो उसके पास आने लगा है इन्वेस्टिगेशन के लिए या इंस्पेक्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि घर मालिक का है, लैंडलॉर्ड का, तो वो आ सकता है चेकिंग के लिए, उसको रोका नहीं जा सकता। ये इनका राइट है। जो अगला राइट हमारे पास आता है वो है, आई थिंक ये फोर्थ वाला राइट है, एविक्ट द टेनेंट फॉर वैलिड रीज़न। एविक्ट का मतलब है निकालना, रिमूविंग। अब बहुत से स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि हम एविक्ट की जगह रिमूव क्यों नहीं लिखते। देखो, अगर मैं रिमूव आपको लिखवा देती, पेपर वाले तो उसको एविक्ट ही लिखेंगे ना। पेपर के अंदर जो सवाल आएगा वो आपको इसी तरह आएगा, व्हाट इज़ द एविक्शन प्रोसेस ऑफ टेनेंट। अगर ये आ गया, ठीक है, और आपको एविक्शन का मतलब भी ना आता हो, तो कितनी बुरी बात होगी। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एविक्ट को ऐसे ही लिखा रहने दिया, इसको चेंज नहीं करा। इसको चेंज करके मैंने रिमूव का वर्ड यूज़ नहीं करा, क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन देगा तो वो एविक्ट या एविक्शन वाला वर्ड ही यूज़ करेगा। तो इसलिए इसका मतलब जानना बड़ा ज़रूरी होता है। एविक्ट का मतलब है टेनेंट को निकाल देना। अब टेनेंट को हम किन शर्तों पर निकाल सकते हैं? तो लैंडलॉर्ड टेनेंट को इन चीज़ों के ऊपर निकाल सकते। ये लैंडलॉर्ड का राइट होएगा टेनेंट को निकालने का। सबसे पहली चीज़ आती है, रेंट इज़ नॉट पेड विद इन दी 30 डेज। 30 डेज होता है एक महीना। एक महीने में 30 दिन ही होते हैं ना, इसीलिए अगर 30 दिन गुजर गए और टेनेंट की तरफ से, किराएदार की तरफ से कोई रेंट वसूल नहीं होता, तो इट मीन्स कि उस टेनेंट को अब मालिक निकाल देगा। ठीक है, तो एविक्शन का प्रोसेस में सबसे पहले हमने बता दिया कि अगर रेंट 30 दिन तक नहीं आया तो निकाला जा सकता है। उसके साथ द टेनेंट ब्रेक्स एनी रूल इन द रेंटल एग्रीमेंट, यानी कि जो रेंट का एग्रीमेंट हुआ है, अगर टेनेंट ने यानी कि किराएदार ने कोई भी रूल, कोई भी शर्त इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तोड़ दी, तो इस सिचुएशन पे भी निकाला जाएगा।
फिर आता है द टेनेंट यूजेज द प्रॉपर्टी फॉर अ डिफरेंट पर्पज़, और सब लेट विदाउट परमिशन। अब इन दोनों चीज़ों का मतलब समझते हैं कि जिस मकसद के लिए उस बंदे ने, टेनेंट ने, किराएदार ने उस प्रॉपर्टी को लिया रेंट पे, और उस मकसद को पूरा नहीं किया बल्कि कोई और काम किया। जैसे कि एक बंदा कहता है कि मैं इस घर में सिर्फ रहने को आऊँगा, सोने के लिए आऊँगा। वो एक घर को रेंट पे सिर्फ इसलिए ले रहा है कि वह उस पर जाके सो सके, उधर उसका अपना एक घर हो जहाँ पे वो रह सके। लेकिन वो घर को मिस यूज़ करने लग गए, यहाँ पे वो ड्रग्स भेजना शुरू कर दिया, इसने गलत काम करने शुरू कर दिए, तो ये फिर गलत चीज़ होगी, गलत पर्पज़ के लिए उसने यूज़ किया, मकसद के लिए यूज़ किया। फिर आता है सब लेटिंग विदाउट परमिशन। सब लेटिंग मीन्स कि किसी इंसान को बगैर परमिशन के आप ऐड करो। देखो, अगर टेनेंट लैंडलॉर्ड की परमिशन के साथ किसी बंदे को कहता है कि मुझे मेरे दोस्त को भी रहने दो, यानी कि किराएदार खुद रह रहा है लेकिन वो लैंडलॉर्ड से परमिशन ले के अपने दोस्त को भी अपने घर रहने देता है, और लैंडलॉर्ड से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे दोस्त से आप पैसे ना लें, तो लैंडलॉर्ड अगर इजाज़त है तो आप उस बंदे को रहने दो। लेकिन अगर आप बगैर लैंडलॉर्ड को बताए, छुपा के उसको अपने घर में रहने दे रहे हो विदाउट परमिशन, लैंडलॉर्ड की परमिशन के बगैर, तो तब भी ऐसे किराएदार को निकाला जाएगा। दूसरा राइट आता है टेनेंट का, इंक्रीज दी फेयर रेंट, यानी कि लैंडलॉर्ड के पास, मालिक के पास ये पावर होती है कि वो रेंट की प्राइसेस को बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे लिखा है द लैंडलॉर्ड कैन इंक्रीज द रेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ बट नॉट सडनली और अनफेयरली। यहाँ पे कहते हैं लॉ के अकॉर्डिंग ही लैंडलॉर्ड अपनी प्राइस को बढ़ा सकता है, लेकिन अचानक से नहीं बढ़ा सकता प्राइस, और ना ही गलत तरीके से बेतहाशा अमाउंट लगाए रेंट पे। ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग ही थोड़ा थोड़ा, जितना लॉ ने बताया हुआ ना कि कितना रेंट बढ़ना चाहिए, उसी के हिसाब से वो रेंट बढ़ाए, खुद से एकदम से ज़्यादा ना बढ़ाए। अब आ जाती हैं लैंडलॉर्ड की ड्यूटीज़। अब हम देखते हैं कि लैंडलॉर्ड के ज़िम्मे, जो मालिक है घर का, उस पर क्या जिम्मेदारियां लगती हैं। सबसे पहले जिम्मेदारी इन पर लगती है गिव अ सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ द रेंटल एग्रीमेंट। इनके पास ये जिम्मेदारी होती है कि ओरिजिनल रेंट एग्रीमेंट अपने पास रखे, लेकिन उसकी जो कॉपी है, फोटोस्टेट कॉपी, वो किराएदार को दे। ठीक है, द लैंडलॉर्ड मस्ट प्रोवाइड एन ऑफिशियल कॉपी फॉर रेफरेंस, कि इसी की ही जो कॉपी है वो टेनेंट के पास भी होनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है मेंटेन दी प्रॉपर्टी। लैंडलॉर्ड के ज़िम्मे ये जिम्मेदारी होती है कि वो घर के अंदर मेंटेनेंस करे। जैसे कि घर में अगर जो हमारी रूफ़ है, छत है, वो लीक कर रही है, या दीवारें अनसेफ हैं, टूटी हुई दीवारें हैं, या पाइप घर के टूटे हुए हैं, तो ये सारे काम मेंटेनेंस वाले होते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम कौन कराएगा? लैंडलॉर्ड कराएगा, जो घर का मालिक है, ताकि जो घर है या प्रॉपर्टी है वो लिवेबल हो, यानी कि उस पर इंसान रह सकें, और इस घर की मेंटेनेंस भी लॉ खुद कहता है कि लैंडलॉर्ड को करानी चाहिए। ठीक है, ये जिम्मेदारी होगी मालिक की। फिर आता है पे प्रॉपर्टी टैक्सेस एंड चार्जेस, और जो घर के ऊपर या ऑफिस पे या दुकान पे जो भी टैक्स लगता है, वो टैक्स मालिक को देना होता है। ये भी जिम्मेदारी होती है लैंडलॉर्ड्स की, कि जो टैक्स बनता है उस प्रॉपर्टी का वो ये अदा करे। हर बंदा जो घर का मालिक है उसको टैक्स देना पड़ता है घर का। फिर आता है रिस्पेक्ट टेनेंट्स प्राइवेसी, और लैंडलॉर्ड पे ये जिम्मेदारी भी होती है कि वो किसी भी बंदे को किराए पे रखे तो उसकी प्राइवेसी मेंटेन करें, यानी कि खामखा उनके घरों में ना घुसे। क्योंकि जब आप किसी किराएदार को घर देते हो तो उनके भी आगे से बच्चे होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं, तो किराएदार खुद किसी के घर में इस तरह नहीं घुस सकता। तो इस तरह की लैंडलॉर्ड जो है इस तरह से किराएदारों के घरों में बगैर इजाज़त के नहीं घुस सकता, और अगर घुसना भी है, छानबीन करनी भी है, तो वो पहले नोटिस भेजे टेनेंट्स को, यानी कि किराएदारों को, कि वो उनके घर में आके इंस्पेक्शन करेगा। बगैर परमिशन के वो नहीं जा सकता। तो ये भी इनकी एक ड्यूटी बनती है लैंडलॉर्ड्स की, कि जब वो अपने घर को रेंट पे देते हैं तो प्राइवेसी भी रखा करें किराएदारों की। फिर आता है डू नॉट कट ऑफ सर्विस अनजस्टली। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो मालिक है वो किराएदारों के पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई और अदर फैसिलिटीज़ स्टॉप ना करें, यानी कि उनके किराएदारों के घर में जो बिजली जा रही है, जो पानी जा रहा है, और जो भी फैसिलिटीज़ जा रही हैं, आप लैंडलॉर्ड उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक कि कोई रीज़नेबल बात ना हो, जब तक कोई सही वाली रीज़न आप देना लैंडलॉर्ड, तब तक बेवजह इन बंदों की, किराएदारों की बिजली और पानी और कोई भी फैसिलिटी रोकने की इजाज़त लैंडलॉर्ड को नहीं होती। ठीक है, फॉलो रेंटल ट्राइब्यूनल ऑर्डर, और यहाँ पे जो मालिक है घर का उसको चाहिए कि ट्राइब्यूनल ऑर्डर, यानी कि जो कोर्ट हैं, ये कोर्ट्स होती हैं रेंट ट्राइब्यूनल्स कोर्ट्स,
ठीक है। ये कोर्ट्स होती है रेंट ट्राइब्यूनल कोर्ट्स, इनका काम होता है रेंट के मामला हैंडल करना। तो ये जो ट्राइब्यूनल्स होती हैं, कोर्ट्स होती हैं, इनके ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए लैंडलॉर्ड को। तो यहाँ पे लिखे द लैंडलॉर्ड फेल्स टू मेंटेन द प्रॉपर्टी द टेनेंट कैन आस्क द रेंट ट्राइब्यूनल टू ऑर्डर रिपेयर। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि अगर लैंडलॉर्ड खुद ही अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन नहीं करा, घर की दीवारें जो है गिर रही हैं, बहुत से मसले हैं घर में, तो जो किराएदार है वो रेंट ट्राइब्यूनल यानी कि कोर्ट की मदद से हेल्प लेगा और कोर्ट से कहेगा कि आप लैंडलॉर्ड से घर को ठीक करवाएं या लैंडलॉर्ड से हमें इतने पैसे दिलवा दें कि हम उसी की प्रॉपर्टी ठीक कर दें। ये होता है। फिर आता है एग्जाम्पल, द ट्राइब्यूनल कैन फॉलो द टेनेंट टू फिक्स समथिंग एंड डिडक्ट द कॉस्ट फ्रॉम द रेंट। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल कोर्ट है वो क्या करती है, टेनेंट अगर उस घर में रह रहा है और घर की दीवारें लीक कर रही हैं जिससे रहना मुश्किल हो रहा है, तो टेनेंट अपने पैसों से उस घर की दीवार ठीक करेगा, लेकिन जो पैसे एज अ रेंट आगे जाएंगे लैंडलॉर्ड को, वो पैसे फिर कम हो जाएंगे। अब जैसे कि रेंट है घर का तकरीबन 50,000 रुपीज़, ठीक है। अब टेनेंट ने मालिक के घर को ठीक कराया 20,000 रुपये में, तो जो किराया है लैंडलॉर्ड को अब 50,000 नहीं जाएगा, 20 उसमें से माइनस कर दिए जाएंगे, सिर्फ 30,000 जाएगा। क्यों? क्योंकि लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी बनती थी घर ठीक कराने की, किराएदार की नहीं बनती थी। इसीलिए अगर किराएदार अपने पैसों से कोई भी मेंटेनेंस कराएगा, वो पैसे फिर किराए से कट हो जाएंगे, किराए में फिर वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे अपना टेनेंट को यानी कि किराएदार को। राइट्स ऑफ द टेनेंट। अब यहाँ से आके हमने किराएदार के राइट्स एंड ड्यूटी समझनी है। इससे ऊपर जितनी भी बातें मैंने पढ़ी थी वो सारी मैंने लैंडलॉर्ड की पढ़ी थी कि लैंडलॉर्ड के क्या राइट्स हैं, क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं। अब हम किराएदार की, जिसको इंग्लिश में टेनेंट कहते हैं, उनके राइट्स भी जानेंगे और उनकी ड्यूटीज़ भी। नंबर 1 राइट है इनका सेफ़ एंड क्लीन प्रॉपर्टी। इनके पास ये राइट होता है कि जिस भी प्रॉपर्टी में ये रहें वो लिवेबल हो, जिसमें इंसान ओपनली आज़ादी से सेफ़ तरीके से रह सके, यानी कि वो प्रॉपर्टी वेल मेंटेन्ड हो, साफ़ सुथरी हो, जिसमें कोई भी किराएदार आके सेफली रह सके, जिनको जान का ख़तरा ना हो। ये इनका सबसे बड़ा राइट होता है किराएदारों का। फिर आता है फेयर रेंट। दूसरा राइट इनके पास कि इनसे फेयर रेंट लिया जाए, यानी कि ऐसा रेंट इनसे लिया जाए जो जस्टिस दे, बेबुनियाद रेंट ना हो, ठीक है। द टेनेंट पेज ओनली द एग्रीड रेंट, सडनली इंक्रीजेज आर नॉट अलाउड। टेनेंट वही रेंट देगा जिसके बीच आपकी उससे बात हुई है। वो कोई भी ऐसा रेंट नहीं दे सकता जो सडनली लैंडलॉर्ड अगर इंक्रीज़ करता ना रेंट, सडनली अगर इंक्रीज़ करता लैंडलॉर्ड, तो फिर वो वाला रेंट टेनेंट नहीं देगा, क्योंकि लॉ भी अलाउ नहीं करता लैंडलॉर्ड को कि वो इस तरह से अचानक से प्राइस बढ़ाए। लॉ के अंदर जो प्राइस बढ़ाने का प्रोसीजर है उसको फॉलो करके ही लैंडलॉर्ड को प्राइस बढ़ानी चाहिए, और टेनेंट को भी ये बात पता होती है, ठीक है। फिर आगे आती है हेडिंग प्रोटेक्शंस फ्रॉम अनफेयर एविक्शन। एविक्शन होता है निकाल देना किराएदार को घरों से। तो अनफेयर अगर लग जाए तो इट मीन्स के बगैर वजह के, बगैर किसी रीज़न के किराएदार को निकाल देना, ये होता है अनफेयर एविक्शन के। उसको बगैर वजह के, इंसाफ के बगैर ऐसे ही निकाल दिया। टेनेंट कैन नॉट बी फोर्स टू लीव विदाउट वैलिड लीगल रीज़न। टेनेंट को फोर्स या मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो घर खाली करें जब तक कि कोई वैलिड रीज़न ना हो, कोई सॉलिड रीज़न ना हो इनको निकालने का। फिर आता है प्राइवेसी। टेनेंट्स के पास कंप्लीट प्राइवेसी होती है। कोई भी लैंडलॉर्ड बेवजह इनके घर में नहीं घुस सकता। अगर घुसना भी है छानबीन करने के लिए, तो लैंडलॉर्ड जो घर के मालिक है उनको चाहिए कि वो टेनेंट्स को पहले पूछें कि क्या हम आज आ सकते हैं कि नहीं। अगर टेनेंट कहते हैं आज मैं घर पे नहीं हूँ, मेरी बीवी अकेली, तो अब मत आए, तो फिर लैंडलॉर्ड नहीं आएगा। तो इस तरह की जो प्राइवेसी है टेनेंट्स की रहती है, किराएदारों की रहती है घरों में। यही बात यहाँ लिखे, द टेनेंट हैज़ द राइट्स टू लिव विदाउट अननेसेसरी डिस्टर्बेंस फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, कि वो घर में रह सकते हैं और किसी किस्म का डिस्टर्बेंस से वो नहीं गुजरेंगे लैंडलॉर्ड की तरफ से, कि लैंडलॉर्ड की तरफ से कोई भी डिस्टर्बेंस उनको नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग आती है ऑब्लिगेशंस ड्यूटीज़ ऑफ द टेनेंट। अब यहाँ से ड्यूटीज़ आ जाती हैं। सबसे पहले ड्यूटी किराएदारों की होती है कि टाइम पे पैसे पे करना, ठीक है। मस्ट पे रेंट एज एग्रीड, लेटर पेमेंट्स कैन कॉज प्रॉब्लम, यानी कि जैसे कि एग्रीमेंट में कहा गया हर महीने बाद पैसे दिए जाएंगे, यानी कि हर मंथ में पैसे मिलेंगे लैंडलॉर्ड को, ठीक है। वो पैसे किसे देने, किराएदारों को। लेकिन अगर इन्हीं किराएदारों ने पैसे लेट दिए तो फिर ज़ाहिर बात है किराएदारों के लिए भी मसला होएगा, लैंडलॉर्ड के लिए भी फिर मसला बनता है। इसीलिए टाइमली पैसे ये पे किया करें। नेक्स्ट हेडिंग आती है टेक केयर ऑफ़ द प्रॉपर्टी। इनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये भी जिस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं उसको साफ़ रखें, सेफ़ रखें, क्योंकि देखें
लैंडलॉर्ड जो घर का मालिक है वो आप लोगों के लिए जो घर बनाता है रहने के लिए, जिस पे आप रेंट पे रहते हो, उसको तो वो मेंटेन करता ही है, लेकिन जो लोग रहने को आते हैं उस घर में उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो लैंडलॉर्ड के घरों को ख़राब ना किया करें, उसको सेफ रखा करें, कोई चीज़ उसमें बेवजह ख़राब ना करें, ठीक है, उसको डैमेज ना करें। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है फॉलो द रेंटल एग्रीमेंट। यहाँ पे बताया गया कि अगर किसी एग्रीमेंट में बताया गया है, यही रेंट वाले एग्रीमेंट में बताया गया कि आप पेट्स नहीं रख सकते, कि आप जानवरों को इस रेंट वाले घर में नहीं पाल सकते, ये ऑलरेडी एग्रीमेंट में बात है, तो किराएदारों पे भी जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी किस्म का जानवर उस घर में ना पालें। तो यहाँ पे लिखा है ओबेज रूल्स लाइक नो पेट्स और एग्रीड पर्पस फॉर द यूजिंग द प्रॉपर्टी, और जिस मकसद के लिए उन्होंने वो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है उसी मकसद के लिए यूज़ करें, किसी और मकसद के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। और अगर पेट से रोका गया है, जानवरों से रोका गया, तो आपके ऊपर, ये किराएदारों के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि वो उस घर में जानवर को ना पालें। तो कोई भी चीज़ मेंशन हो सकती है एग्रीमेंट में, तो उसी को फॉलो करना चाहिए इन किराएदारों को। फिर आता है अलाउ लैंडलॉर्ड असेस फॉर रिपेयर्स एंड इंस्पेक्शंस, लैंडलॉर्ड कैन इंस्पेक्ट और रिपेयर विद नोटिस। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि आप लैंडलॉर्ड को रोक नहीं सकता किराएदार घर को इंस्पेक्शन करने से, लेकिन लैंडलॉर्ड जब भी घर देखने को आए तो वो पहले नोटिस भेजे टेनेंट को, यानी कि किराएदार को, कि वो घर देखने आ रहा है। अगर टेनेंट कहता है मैं भी घर से दूर हूँ, आप कल आ जाएं, तो इस तरह से कल आएगा, लेकिन इसको टेनेंट परमानेंटली रोक नहीं सकता लैंडलॉर्ड को ना आने से, क्योंकि लैंडलॉर्ड ऑब्वियसली मालिक है घर का, वो तो देखेगा, घर को इंस्पेक्ट करेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मालिक चाह रहा है आप लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटी रहे घर में, तो वो इंस्पेक्शन करेगा कि घर की दीवारें तो नहीं ख़राब, कोई और मसला तो नहीं है, ठीक है, इसीलिए इंस्पेक्शन से हम उनको रोक नहीं सकते। नेक्स्ट हेडिंग आती है रिटर्न दी प्रॉपर्टी प्रॉपर्ली। यहाँ पे ये बताया गया कि जब आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो जाए और अब आप छोड़ के दूसरे घर जाने लगे हो, यानी कि रेंट का घर छोड़ के आप अपने घर में शिफ्ट होने वाले हो, तो जब आप उस घर को छोड़ने लगे हो तो छोड़ने का प्रोसेस भी बड़ा प्रॉपरली होना चाहिए, यानी कि आप उस घर को प्रॉपरली खाली करो, कोई चीज़ डैमेज करके ना जाओ। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किराएदार की कि गिव बैक द प्रॉपर्टी एम्प्टी एंड इन गुड कंडीशन व्हेन टेनेंसी एंड्स, यानी कि जब टेनेंसी एग्रीमेंट ख़त्म हो जाए और घर छोड़ने का टाइम आ जाए तो घर प्रॉपर्ली आप मालिक के हवाले करो और उसी कंडीशन में वापस करो जिस कंडीशन में आपने साफ़ सुथरी कंडीशन में लिया था। फिर आता है डू नॉट डिस्टर्ब नेबर्स, और जब तक आप किराएदार बन के किसी के घर में रह रहे हो तो उस घर के आसपास जो नेबर्स हैं, जो पड़ोसी हैं, उनको डिस्टर्ब ना करो, ऊंचा म्यूज़िक ना लगाओ, ऊंची आवाज़ में चीखो ना, ताकि आसपास के लोग आपकी मौजूदगी से तंग ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर आपको निकाला भी जा सकता है उस जगह से। नेक्स्ट हेडिंग आती है गेट परमिशन फॉर मेजर चेंजेस, कैन नॉट मेक बिग इम्प्रूवमेंट विदाउट रिटन अप्रूवल फ्रॉम द लैंडलॉर्ड। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि अगर किराएदार आपके घर में रह के कोई बड़ी चेंजेस करना चाह रहा है आपके घर की, कोई दीवार का कलर कराना चाह रहा है या कुछ भी, तो ये सब करने से पहले किराएदारों को चाहिए कि वो लैंडलॉर्ड से पहले परमिशन लें, कोई भी मेंटेनेंस करते वक्त या कोई भी काम करते वक्त, ठीक है। फॉलो रेंटल ट्राइब्यूनल ऑर्डर इफ़ नेसेसरी। यहाँ पे ये बताया गया कि जो भी बंदा टेनेंट बनता है, किराएदार बनता है, उसको भी चाहिए कि वो कोर्ट की ऑर्डर्स को भी सुने अगर कोर्ट कोई इनसे काम करवाए, ठीक है। इफ़ टेनेंट डज नॉट फॉलो ड्यूटीज़ लैंडलॉर्ड कैन आस्क द रेंट ट्राइब्यूनल टू मेक देम कंप्लाई और इवन एविक्ट देम। अगर किराएदार एग्रीमेंट में हुई ड्यूटीज़ को नहीं फॉलो कर रहा और किराया टाइम पे नहीं दे रहा, रेंट टाइम पे नहीं दे रहा, या कोई भी ऐसी चीज़ कर रहा है जो गलत है, तो लैंडलॉर्ड कह तो रहा है कि ये चीज़ मत करो, मुझे किराया टाइम पे दो, लेकिन टेनेंट यानी कि किराएदार इसकी बात नहीं सुनता और बदमाशी करता, तो ऐसी सिचुएशन पे जो लैंडलॉर्ड है वो रेंट ट्राइब्यूनल यानी कि कोर्ट से हेल्प लेके टेनेंट को कह सकता है कि या तो मेरा किराया दे दो, या कोर्ट क्या करेगी, अगर किराया ये नहीं देगा तो कोर्ट इस टेनेंट को यानी कि किराएदार को घर से निकलवा देगी फोर्सफुली, ज़बरदस्ती, ठीक है। इस तरह से ट्राइब्यूनल हेल्प करता है। फिर आगे आता है सब लेटिंग रूल्स। टेनेंट कैन नॉट रेंट ऑल और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी टू समवन एल्स और ट्रांसफर देयर राइट्स विदाउट रिटन परमिशन फ्रॉम द लैंडलॉर्ड। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि टेनेंट किराएदार किसी और बंदे को उस प्रॉपर्टी में रहने को बेवजह नहीं देगा। अगर एक फैमिली को रहना तो उस प्रॉपर्टी में तो सिर्फ वो फैमिली रहेगी, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा बंदा अगर आएगा उस घर में रहने जिस पे आप किराए पे रह रहे हो तो हमें लैंडलॉर्ड की परमिशन चाहिए होती है। और अगर हमने एज अ किराएदार ऐसी हरकत कर दी कि बगैर परमिशन के किसी भी बंदे को हम ले आए, तो ऐसे टेनेंट्स को, ऐसे किराएदार को फिर घर से निकाला जा सकता है। तो ये लैंडलॉर्ड के पास पूरी परमिशन है कि वो आपको निकाल सकता है घर से, अगर आप उनकी परमिशन के बगैर किसी भी बंदे को घर में घुसने दे रहे हो, या अब
आपने लैंडलॉर्ड के साथ एग्रीमेंट किया, लेकिन आप अब खुद की बजाय किसी और की फैमिली को उस घर में रहने दे रहे हो, यानी कि रेंट आप दे रहे हो और नाम आपका लगा हुआ है, लेकिन फैमिली आप किसी और की डाल रहे हो, तो ये चीज़ भी अच्छी नहीं होती। इसलिए जिस बंदे की फैमिली को रहना है या जो भी करना है, लैंडलॉर्ड को बताया जा सके कि हाँ हम ये चीज़ कर रहे हैं। ये चीज़ गलत नहीं होती कि पैसे कोई और दे रहा है, रह कोई और रहा है, ये गलत बात नहीं है। लेकिन जिस बंदे को आप घर में रखवाओ, उसकी मालूमात और इन्फॉर्मेशन लैंडलॉर्ड को दो कि वो कौन लोग हैं जो माले के घर में रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आती है रीइम्बर्समेंट ऑफ द एक्सपेंसेस। If the landlord fails to pay the tax or charges, the tenant may pay them, and either, यहाँ भी ये कह रहे हैं कि जब लैंडलॉर्ड टैक्स अगर ना दे सके घर के किसी भी रीज़न से, तो टेनेंट जो है ये टैक्स के पैसे देगा। लेकिन टेनेंट जब भी टैक्स के पैसे देगा तो रेंट की अमाउंट से वो पैसे काट लिए जाएंगे, ठीक है। एज द रेंट ट्राइब्यूनल टू रिकवर द मनी फ्रॉम द लैंडलॉर्ड। और उसके बाद अगर ये रीज़न नहीं होती, यानी कि अगर रेंट से पैसे नहीं काटे जाते, तो टेनेंट क्या करेगा, कोर्ट की मदद लेके मालिक से, घर के मालिक से वो पैसे वसूल कर देगा जो टैक्स के पैसे किराएदार ने दी। क्योंकि ज़ाहिर ही बात है, टैक्स के पैसे सिर्फ मालिक ही देता है अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो जब किराएदार देगा तो मालिक पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फिर टैक्स के पैसे वापस करे किराएदार को, क्योंकि बंदे नहीं है ना किराएदार के, वो पैसे क्यों देगा, क्योंकि प्रॉपर्टी तो उसकी नहीं है। फिर आता है कंक्लूजन। जो भी आपने ऊपर पढ़ा है वो दोबारा से कंक्लूजन में लिख देना है। इतना था इस वीडियो में। थैंक यू। खुदा हाफिज़।